हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उद्देश्य प्रस्ताव को। आप सभी अवगत हैं कि संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम और दूसरे बैठक की घटनाओं से यदि आप अवगत हैं तो आप कमेंट जरूर करेंगे। यह जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे और यह उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया तथा संविधान की जो प्रस्तावना है जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है उसके निर्माण का आधार बना। तो आइए एक एक अनुच्छेद पे हम डिस्कस करें। पहला अनुच्छेद है, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। पहला उसमें लिखा गया कि संविधान सभा जो है भारत को स्वतंत्र संप्रभु का मतलब है जिस पे किसी का आधिपत्य न हो, अधिकार न हो, और गणराज्य का मतलब होता है कि जिस देश में जहां पे जो है सबसे ऊंचे पद जनता के द्वारा चुने जाए। जैसे जो है अपने यहाँ राष्ट्रपति का जो पद होता है सबसे शीर्षस्थ होता है और उस राष्ट्रपति को चुनने का काम जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे लोग करते हैं। डायरेक्ट जनता तो नहीं चुनती है अपने देश में, लेकिन इसी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वे राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो जहां पे सबसे ऊंचे पद पे आसीन व्यक्ति का चुनाव जनता करे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, तो गणराज्य होता है। तो स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है कि भाई भविष्य में हमारा शासन प्रशासन कैसे चलेगा, क्या किसी व्यक्ति के कहे अनुसार चलेगा कि कोई लिखित दस्तावेज होगा, नियम होगा, कायदा कानून होगा। तो हुआ कि भाई एक हम लिखित नियम बनाएंगे, उसी नियम के आधार पे हमारे यहाँ शासन चलेगा जिसको संविधान कहा जाएगा। तो प्रशासन को चलाने के लिए जो है संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ठीक है, संविधान को सुरक्षित दिया गया। उसके बाद से ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, यानी ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र थे, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र या अन्य जो क्षेत्र थे, जो देसी रियासतें थीं, भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र या कोई बाहर भारत में नहीं है, भारत के क्षेत्र में नहीं है लेकिन बाहर से हैं, वे तथा अन्य कोई भी क्षेत्र इसमें शामिल होना चाहेंगे तो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यदि कोई भी क्षेत्र अब भारत में शामिल होगा या ब्रिटिश भारत का जो क्षेत्र था या देसी रियासतें थीं, ये सब अब भारतीय संघ के हिस्सा हो गए, अब भारत के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो इसीलिए जब आप पढ़ेंगे जो अनुच्छेद 1 है उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अब जो है भारत राज्यों का, राज्य में सभी आ जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश और सब आ गए, अन्य अर्जित क्षेत्र भी आ जाएंगे। तो जो भी क्षेत्र अलग अलग नाम से जाने जाते थे अब वे भारतीय संघ का हिस्सा हो गए। ठीक है, इनकी पहचान अलग नहीं होगी, एक होगी। भारत के ही सब पार्ट हैं। हम अपने शासन प्रशासन की सुविधा से अलग अलग प्रांतों में या केंद्र शासित प्रदेशों में बांट सकते हैं या बांटे हुए हैं, लेकिन वे सभी भारतीय संघ के हिस्सा हैं। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण उसी में कहा गया और करके संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। भाई किस प्रांत को कितना क्षेत्र रहेगा ना, उनकी सीमाएं कैसे रहेंगी, ये संविधान सभा निर्धारित करेगी तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो कि संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। तो शक्तियां जो है आप देखते हैं कि अलग अलग भागों में बटी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची ना। तो संघ सूची के विषय पर जो है संघ को पावर मिलता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य को मिलता है, फिर जो है समवर्ती सूची में दोनों को पावर मिलता है। तो इस तरह की बात कही जा रही है कि भाई संघ के क्षेत्र में नहीं रहेगा, कुछ अवशिष्ट शक्तियां जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि संघ के हाथ में ही है। तो यहाँ कहा गया है कि संघ के पास जो शक्ति है वो रहेगा, उसको छोड़कर बाकी
अन्य जो राज्य सूची के विषय है वो राज्यों को प्राप्त होगी। ठीक है, उसकी शक्तियां। फिर आगे है चौथे अनुच्छेद में, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। यानी अब ये एक संप्रभु स्वतंत्र भारत हो गया, ऐसा भारत जो स्वतंत्र भी है और इस पर किसी का कोई आधिपत्य अधिकार भी नहीं है। इसकी सभी शक्तियां और प्राधिकार और इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के जो भी अंग हैं सबके स्रोत, सबको पावर देने का काम भारत की जनता करेगी। भारत की जनता सुप्रीम होगी। तो प्रस्तावना हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है सीधे कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सभी शक्तियों के स्रोत कौन होंगे? तो भारत की जनता होगी। भारत की जनता को यहाँ सबसे ऊपर रखने का काम किया गया, सारे पावर उनको देने का काम किया गया। आप नेताओं को चुनते हैं, नेता जो है विभिन्न तरह के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, अलग अलग शासन प्रशासन होते हैं, फिर जो है तमाम तरह के सर्विसेज को ज्वाइन करने वाले लोग अलग अलग नौकरियों को प्राप्त करते हैं। तो इन सब के प्रावधान का, इन सबको अलग अलग पावर देने के लिए सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो भारत की जनता है। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की क्षमता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। यानी भारत के सभी लोगों को न्याय दिया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाएगी, है ना, ऐसा उद्देश्य था। सुरक्षा और अवसर की समानता दी जाएगी। अवसर की समानता, जैसे आप भारतीय संविधान के पहले जो मनुस्मृति का शासन चलता था उसमें आप पढ़िएगा तो अवसर की समानता नहीं थी, कुछ विशेष क्लास को ही आगे बढ़ने का मौका था, सबको नहीं था। विधि के समक्ष समता की बात की जाएगी, जबकि उस मनुस्मृति में पढ़िएगा तो बड़े लोगों को जो है ज़्यादा हक अधिकार मिले हुए थे ना, और जो शूद्र क्लास था, जो आज का SC ST और पिछड़ा है, इनको कम हक अधिकार मिले हुए थे, महिलाओं को कम हक अधिकार मिले हुए थे। तो विधि के समक्ष सभी समान नहीं थे मनुस्मृति में जो काला कानून था, लेकिन भारतीय संविधान में सभी विधि के समक्ष जो है एक समान होंगे। विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको दिखाई देगी, मौलिक अधिकार में दिखाई दे या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिखाई दे, समाहित रहेंगी कहीं ना कहीं। तो तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। फिर जो है अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्योंकि अल्पसंख्यक को हमेशा डर बना रहता है कि कहीं जो है उसका शोषण नहीं होने लगे, उसका दोहन नहीं होने लगे। तो ये बात स्पष्ट कर दी गई कि भाई उनको तथा पिछड़े वर्गों को, चूंकि हजारों सालों से जो पिछड़े वर्ग OBC क्लास है या SC शेड्यूल कास्ट क्लास है, अनुसूचित जाति या जो जनजातीय क्षेत्र में रहने वाले जो ST हैं, इनका हजारों सालों से शोषण हुआ, दोहन हुआ है ना। तो ये बात स्पष्ट कर दी गई कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, अब इनका शोषण नहीं होगा। इस तरह के बात को जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपने उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा। इसको लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता था, इनको सुरक्षा नहीं था, है ना। तो इस तरह से इसलिए चीजें लिखनी पड़ी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कि भाई जो भारत राज्यों का संघ है, यानी इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या अन्य अर्जित क्षेत्र सब आ जाएंगे, इसकी एकता को अक्षुण्ण बनाया जाएगा। कोई भी इसको यदि तोड़ना चाहेगा, विखंडित करना चाहेगा तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसका जो भू क्षेत्र, समुद्र और वायु सबको जो है सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगा। जिस तरह से एक सभ्य देश जो होता है, जो एक डेवलप कंट्री होता है, जो अपने हर एक टेरिटरी की सुरक्षा करता है, वो चाहे भू क्षेत्र हो और चाहे जो है समुद्री वाला क्षेत्र हो या वायु क्षेत्र, सब जगह से अपने देश की सुरक्षा करता है, वैसे ही हम अपने देश की सुरक्षा करेंगे। इस तरह की बात कही गई। और फिर अंत में कहा गया कि इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा। भारत के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो भारत जो है विश्व गुरु रहा है, धन धान्य से परिपूर्ण रहा है, सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम जो है इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार और उचित स्थान दिलाएं। विश्व गुरु भारत जो है आज अंधभक्तों का भारत हो गया है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला
भारत, धन धान्य से परिपूर्ण रहने वाला भारत जो है आज गरीबी बदहाली में जी रहा है। तो ये था कि भाई इसमें रखा गया कि उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। लाइट ऑफ एशिया कहे जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध विश्व शांति का संदेश दिए। मानवता और मानव कल्याण की बात उन्होंने सिर्फ की और पूरी दुनिया जो है आज भारत को बुद्ध के नाम से ही जानती है। विश्व के तमाम देशों के जो है लोग भारत में बुद्ध को पढ़ने, समझने, जानने, उनके जो तमाम तरह के स्थल हैं जहां उनका जन्म हुआ या उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उन्होंने शिक्षा दिया या जहाँ पर उन्होंने शरीर का त्याग किया, इन सभी जगहों पे जो है आज भी उमड़ते हैं एक भीड़ लगी हुई है तमाम देशों की। तो विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसकी योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा कि हम भी जो है उसमें अग्रणी रहे हैं और आगे रहे हैं। भारत जो है हमेशा से मानव और कल्याण और मानव के उत्थान की बात किया हुआ है। विश्व को शांति प्रदान करने का बात किया गया है और भारत का जो अपना स्थान है विश्व गुरु का, उसको जो है प्रदान करने का और धन धान्य से परिपूर्ण करने का जो है प्रयास किया जाएगा, है ना। इस प्रस्ताव को जो है 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।